Hello everyone. We have completed till the previous class the beginning of the New World Order by the US. ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे सेटअप होता है, ठीक है। एक पॉइंट हम लोग इस बात को लेकर छोड़ देते हैं कि छोड़ दिए थे, उसको हम लोग देख लेते हैं इसी में ही कि US में एक्चुअली में है प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द मेनी रिपोर्ट्स द US received more money from countries like Germany, Japan and Saudi Arabia than it had spent on the war. US को उतना फ़ायदा इराक पे अटैक करने को लेकर उतना फ़ायदा नहीं मिला जितना उसको जर्मनी, जापान और सऊदी अरेबिया से फंडिंग करने को लेकर मिला था, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने जाएंगे क्लिंटन यूएस। दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ वीडियो, ठीक है। प्रेसिडेंट विलियम जेफरसन, बिल क्लिंटन के बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे। देयर आर 5 पॉइंट्स विच यू टू नो। फर्स्ट पॉइंट इज जॉर्ज H.W. Bush lost the US presidential election of 1992 to William Jefferson, Bill Clinton of the Democratic Party. तो जो भी चीज़ मैंने कैपिटल में दिया हुआ है उसको आप ज़रूर गौर कीजिएगा, या जो भी बोल्ड लेटर्स में मैंने हाईलाइट किया है उसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको पहले ही थोड़ा हाईलाइट करने का प्रयास किया है। तो फर्स्ट गल्फ वॉर किस प्रेसिडेंट के अंदर लड़ा गया था? जॉर्ज H.W. बुश। और जॉर्ज H.W. बुश के लीडरशिप में फर्स्ट गल्फ वॉर लड़ा जाता है और वो जीत भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जॉर्ज H.W. बुश US प्रेसिडेंट इलेक्शन में हार जाते हैं। किसके विरुद्ध? विलियम जेफरसन, बिल क्लिंटन के विरुद्ध। और विलियम जेफरसन, बिल क्लिंटन कौन से पार्टी के थे? डेमोक्रेटिक पार्टी के। और जॉर्ज H.W. बुश कौन से पार्टी के थे? तो हम इस बात को देखेंगे कि ये रिपब्लिक पार्टी के थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका में दो ही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं फिलहाल, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। जब एक का नाम पता चल रहा है हमें, विलियम जेफरसन, बिल क्लिंटन, तो जॉर्ज H.W. बुश वो रिपब्लिक पार्टी के हैं, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट विच सेज कि जॉर्ज H.W. बुश लॉस्ट हिज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट विलियम जेफरसन, बिल क्लिंटन, एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस प्रेसिडेंट ओनली, ओके। एंड हिज प्रेसिडेंसी लास्ट फॉर 8 ईयर्स। एक प्रेसिडेंट का चुनाव अमेरिका में 4 साल के लिए होता है और दूसरे बार भी वो जीत कर आते हैं। ये इलेक्शन कब हुआ था? 1992। दैट मीन्स कि 4 साल के लिए 96 के लिए होते हैं। 96 में फिर इलेक्शन होता है, तो फिर कब चुन कर आते हैं? 96 से फिर 4 साल तो जोड़ दीजिए, 2000 तक होता है। मतलब कि एक प्रेसिडेंट इलेक्शन, एक बार प्रेसिडेंट अगर कोई चुन कर आता है तो कंटिन्यूली वो 2 बार इलेक्ट हो सकता है, लेकिन तीसरी बार के लिए वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये इस बात को हम देखेंगे कि बिल क्लिंटन भी कहते हैं इसको, जो कंसिक्यूटिवली 2 बार इलेक्शन जीतते आए हैं। तो उनके दौर में ज़्यादा कुछ अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी या वैसे बातों को हम नहीं देख पाते हैं, देखेंगे हम लोग। ड्यूरिंग दिस सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग दिस एरा इट वॉज बिलीव्ड दैट The US had withdrawn into its internal affairs and was not fully engaged in world politics. बिल क्लिंटन के दौर में अमेरिका अपने इंटरनल अफेयर्स में ही और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। इंटरनल अफेयर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व थे और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उतना एंगेज नहीं थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि द गवर्नमेंट हैड लेड बाय क्लिंटन फोकस्ड ऑन सॉफ्ट इश्यूज लाइक democracy promotion, climate change and world trade rather than hard politics, ठीक है, of military power and security। यही बात आपको समझना है कि बिल क्लिंटन के टर्म में या उनके दौर में यूएस की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इंटरनल मैटर्स पे फोकस कर रही थी और सॉफ्ट इश्यूज़ को लेकर चल रही थी। जैसे डेमोक्रेसी प्रमोशन मीन्स कि अपने डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना हर दूसरे कंट्री में, या बताना कि डेमोक्रेसी से अच्छा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम कोई है नहीं, ठीक है। उसी तरह क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत करती है यूएस, उस पर ध्यान देती है। और वर्ल्ड ट्रेड को लेकर, विश्व व्यापार को लेकर। हार्ड पॉलिटिक्स के अलावा, हार्ड पॉलिटिक्स क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे कि मिलिट्री टर्म्स में, मिलिट्री पावर के टर्म्स में अमेरिका कोई भी एक्शन वैसा नहीं लेता है, या सिक्योरिटी के मामले में को लेकर अमेरिका वैसा कुछ एक्शन नहीं लेता है। बिल क्लिंटन के इस दौर में ज़्यादा फोकस किस पर रहता है? इंटरनल अफेयर्स पे रहता है, ठीक है। उसी तरह आगे देखेंगे क्या लगता है। फोर्थ पॉइंट, स्टिल द US शोड इट्स मिलिट्री पावर
Firstly, in 1999, in response to Yugoslavia actions against the predominantly Albanian population in the province of Kosovo. Secondly, in response to the bombing of US embassies in Nairobi, Kenya and Dar es Salaam, जो कि तांजानिया में है. ठीक है, तो बिल क्लिंटन के दौर में हम देखते हैं कि अमेरिका की जो सरकार है वो ज़्यादा अपने इंटरनल मामले में व्यस्त रहती है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उतना इंगेज नहीं होती है और सॉफ्ट इश्यूज़ को ज़्यादा एड्रेस करती है. लेकिन फिर भी ऐसे कुछ मामले हैं जो एग्जांपल हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट को हम देख सकते हैं, जहां पर अमेरिका हार्ड पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करती है या मिलिट्री पावर या सिक्योरिटी का को देखते हुए अपने पावर्स को इस्तेमाल करती है. यूगोस्लाविया पे अमेरिका ने लगातार कितने महीने तक, यहाँ पर आप देखेंगे 2 महीने तक बॉम्ब गिराया था. क्यों? क्योंकि यूगोस्लाविया में जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो अल्बानियन पॉपुलेशन है, उसको यूगोस्लाविया क्या कर रही थी, मार रही थी. वैसे स्थिति में यूएस ने इसको एक्शन में लिया और अपने नाटो फोर्सेस के द्वारा लगातार 2 महीने तक यूगोस्लाविया पे बॉम्बार्डमेंट किया. और वहाँ की जो सरकार है स्लोबोदन माइलोसेविक, उसको मार गिराया. ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कौन सी सरकार थी, स्लोबोदन माइलोसेविक. ठीक है, आप बुक में इसको रिफ़र कर सकते हैं, स्लोबोदन माइलोसेविक. अब बुक में आंसर्स को देख लीजिएगा. ठीक है, इसमें से हो नहीं रहा है, लिखा नहीं रहा है. ठीक है, ओके. सो स्लोबोदन माइलोसेविक गवर्नमेंट को भी अमेरिका के द्वारा गिराया गया, जो कि और अपने नाटो फोर्सेस को कोसोवो में तैनात कर दिया गया. ठीक है, ये हम इस एक्शन को देख सकते हैं हार्ड पॉलिटिक्स के टर्म में, जहाँ पर अमेरिका ने अपने पावर को दिखाने का प्रयास किया. दूसरा फोकस कहाँ देखते हैं कि कहाँ देखते हैं, रिस्पॉन्स टू द बॉम्बिंग ऑफ यूएस एम्बेसीज इन नैरोबी, केनिया एंड दार एस सलाम. 3 जगहों पर यूएस एम्बेसीज हैं, नैरोबी, केनिया एंड दार एस सलाम. इन 3 जगहों पर बॉम्बिंग किया गया था. उसके अगेंस्ट में अमेरिका ने एक्शन लिया था. उसके अगेंस्ट में अमेरिका ने अपना सर्च ऑपरेशन चलाया था. इसको नाम दिया गया ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच, लॉन्च्ड बाय द यूएस फॉर द सीरीज ऑफ क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन अल कायदा टेररिस्ट टारगेट इन सूडान एंड अफगानिस्तान. ये जब यूएस एम्बेसीज पे हमला होता है तो ये हमला अल कायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया गया था, जो कि इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट आइडिया से इन्फ्लुएंस रहते हैं. ये अल कायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. जब इस बात की पता अमेरिका को चली तो उसने इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया और ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है. ठीक है, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच ये लॉन्च करती है और इनके ठिकानों, अलकायदा के ठिकानों को सूडान में और अफगानिस्तान में लगातार ढूंढ कर मिसाइल अटैक कर रही थी. ठीक है, और यूएस ने इस बात का भी परवाह नहीं की कि ये अटैक, मिसाइल अटैक इन जगहों पे सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म करने को लेकर किया जा रहा था. इसमें सिविलियंस की भी हानि हो रही थी. इस बात की परवाह अमेरिका नहीं करता है. और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात को लेकर अमेरिका को सैंक्शंस लगाया था कि अमेरिका सूडान और अफगानिस्तान में इस क्षेत्रों में अलकायदा के टेररिस्ट ठिकाने को ख़त्म करने के लिए सिविलियंस पर अटैक ना करे. भले ही उन पर सैंक्शंस लगाया गया था. सैंक्शंस मतलब तो क्या होता है कि जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर कोई डिसीजन लेती है कि इसको मानना होता है, जब ये पनिशमेंट है या कह सकते हैं इसके अगेंस्ट में काम किया जाता है. अगर किसी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इस बात को डिसीजन लेती है कि कोई भी कंट्री किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशंस नहीं रखेगी तो ये उस पर एक सैंक्शन होगी. या कोई भी कंट्री किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर कोई ट्रेड नहीं करेगा तो ये क्या हो गया, एक सैंक्शंस हो गया. तो ये इकोनॉमिक सैंक्शंस हो गया, वॉर सैंक्शंस होते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स के द्वारा लिया जाता है. तो वही चीज़ यूनाइटेड नेशंस भी अमेरिका के इस कदम को भी क्या करे,
सैंक्शंस लगा दे रही थी, लेकिन अमेरिका उसकी परवाह नहीं कर रहा था। अमेरिका इस सैंक्शंस की परवाह नहीं कर रहा था। यूनाइटेड नेशंस क्या उस पर सैंक्शंस या रोक लगा रही थी, ठीक है। और उन्होंने इंटरनेशनल लॉ का भी रिगार्ड नहीं किया, या कह सकते हैं उनको बात नहीं मानी। और ये माना जा रहा है कि सिविलियन फैसिलिटीज़ को भी मार गिराया गया। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि मिसाइल्स अटैक अगर होता है किसी जगह पे, तो वो सिर्फ उस जगह में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे हमला नहीं हो रहा था, बल्कि सिविलियंस भी अफेक्टेड हो रहे थे। तो पीछे मुड़कर जब इस बात को देखा जाता है कि अमेरिका का ये कदम अफ़गानिस्तान में और सूडान में जब इस तरह के अटैक्स किए जा रहे थे, ये तो एक शुरुआत थी कि अमेरिका के इस पावर को, उसके हेजेमनी को हम लोग देख पा रहे थे। तो ये पूरा जो ये इवेंट्स हो रहे हैं या फिर ये जो घटनाएं घट रही हैं, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि अमेरिका की ये जो पावर है, ये जो हेजेमनी है, ये जो डोमिनेशन है, कैसे धीरे 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 बढ़ती है। अभी 1990s में हम लोग इस बात को देखते हैं। 1998 में यहाँ पर एम्बेसीज में हमला होता है, इस बात को हम लोग देख रहे थे। और 1999 में कोसोवो में इस तरह के हमलों को हम देख पा रहे हैं। अमेरिका के इस पावर को हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये है क्लिंटन ईयर्स, बिल क्लिंटन, विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन, ये पूरा नाम है इनका। इसको हम लोग देख पा रहे हैं कि इन 8 सालों में किस तरह के कदम, किस तरह की नीति, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज वर अडॉप्टेड बाय यूएस गवर्नमेंट। इंटरनल पॉलिसीज़ पे ज़्यादा फोकस की हुई थी, सॉफ्ट इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस की हुई थी। डेमोक्रेसी प्रमोट करना है, क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत करना है, वर्ल्ड ट्रेड पर बात करना है। लेकिन हार्ड पॉलिटिक्स, जो मिलिट्री पावर है अमेरिका का, उसको लेकर या सिक्योरिटी को लेकर बातचीत नहीं कर रही थी, उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। हालांकि हम लोग 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पर अमेरिका यूनाइटेड नेशंस के भी परवाह नहीं करता है। दिस इज़ अ जिस्ट ऑफ द हेडिंग द क्लिंटन ईयर्स, ठीक है। विल नाउ मूव ऑन टू 5th पार्ट, जो कि ऑन 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर है। इस बारे हम लोग देखेंगे, ठीक है।